हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं महादेव मेहदाड़ और मैंने इस किताब के 17 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और कल हमने पढ़ा, 2 टेबल पढ़े थे, अच्छी आदत कैसे डालें और बुरी आदत कैसे छोड़े, उसके बारे में जेम्स क्लियर इन्होंने बताया था इस किताब में। अभी देखिए दोस्तों, इसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, उन्नत रणनीतियाँ के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छे से बेहतरीन तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। अभी 18वां चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है प्रतिभा का सच। तो दोस्तों, जीन्स कब महत्वपूर्ण होते हैं और कब नहीं होते। कई लोग माइकल फेल्प्स को जानते होंगे, जिन्हें इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने किसी भी दूसरे तैरक के ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। यही नहीं, उन्होंने सभी खेलों में किसी भी दूसरे खिलाड़ियों से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। बहुत कम लोगों ने हिकेम अल गुरोज का नाम सुना होगा, लेकिन वे काफ़ी शानदार खिलाड़ी थे। अल गुरोज मोरक्को के धावक थे। जिन्होंने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। वे मध्यम दूरी के सर्वकालिक महानतम धावकों में से एक है। कई वर्षों तक 1 मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर की दौड़ में उनका बनाया विश्व कीर्तिमान कायम रहा। एथेंस, ग्रीस में हुए 2004 ओलंपिक में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता था। ये दोनों खिलाड़ी कई मायनों में बहुत अलग है, लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात उनके कद का अंतर था। अल गुरोज 5 फुट 9 इंच लंबे थे। फेल्प्स 6 फुट 4 इंच के थे। कद में इस 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों एक संदर्भ में एक जैसे हैं। माइकल फेल्प्स और हिकेम अल गुरोज अपने पैंटों में समान लंबाई की इनसीम पहनते हैं। यह कैसे संभव है? फेल्प्स के पैर उनकी लंबाई को देखते हुए तुलनात्मक रूप से छोटे हैं और उनका धड़ बहुत लंबा है, जो तैरने के लिए आदर्श शारीरिक संरचना है। अल गुरोज के पैर बहुत ज़्यादा लंबे हैं और उनका ऊपरी शरीर छोटा है, जो लंबी दूरी की दौड़ के लिए शारीरिक संरचना है। अब कल्पना करें कि अगर ये विश्वस्तरीय खिलाड़ी अपने खेल बदल ले तो क्या होगा? क्या उल्लेखनीय खेल प्रतिभा वाले माइकल फेल्प्स पर्याप्त प्रशिक्षण लेने के बाद ओलंपिक स्तर के लंबी दूरी के धावक बन सकते थे? यह संभव नजर नहीं आता। सर्वश्रेष्ठ फिटनेस के स्तर पर फेल्प्स का वजन 194 पाउंड था, 194 पाउंड था, जो अल गुरोज के मुकाबले 40% ज़्यादा था, जो सिर्फ 138 पाउंड के शरीर के प्रतिस्पर्धी करते थे। ज़्यादा लंबे धावकों का वजन ज़्यादा होता है और लंबी दूरी के मामले में हर अतिरिक्त पाउंड वजन किसी अभिशाप से कम नहीं होता। उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के खिलाफ फेल्प्स के सफल होने की रत्ती भर भी संभावना नहीं थी। अल गुरोज भले ही सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ धावकों में से एक हो, लेकिन यह संदिग्ध है कि वे काफ़ी ओलंपिक की तैयारी कर पाते। पुरुषों की 1500 मीटर की रेस में 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराकों का औसत कद 5 फुट 10 इंच था। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी रेस में ओलंपिक स्वर्ण पद विजेताओं का औसत कद 6 फुट 4 इंच है। तैराकों का कद लंबा होता है और उनकी पीठ तथा बाहें भी लंबी होती है, जो पानी काटने के लिए आदर्श होती है। इस वजह से स्विमिंग पूल में उतरने से पहले ही अल गुरोज की हार तय थी। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम यह सीख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धी का सही क्षेत्र चुनना अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने का साहस है। यह आदत बदलने के मामले में भी उतना ही सच है जितना कि खेल और व्यवसाय में है। जब आपके आदत व्यवहार आपके नैसर्गिक रुझानों तथा योग्यताओं के सामंजस्य में है, तो उन्हें काटना ज़्यादा आसान और उसके चिपके रहना ज़्यादा संतुष्टिदायक होता है।
स्विमिंग पूल में माइकल फेल्प्स या रेस ट्रैक पर हकीम अल गुरूज की तरह आप भी एक ऐसा खेल खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में हो। इस रणनीति को अपनाने से पहले हमें इस सरल सत्य को स्वीकार करना होगा कि लोग अलग अलग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सतही तौर पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके जीन्स निश्चित है और उन चीज़ों पर क्या बात जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जिसके अलावा जैविक नियतिवाद जैसे वाक्यों से कि ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्तियों की सफलता जन्म से ही तय होती है और बाकी लोग असफल होने के लिए अभिशप्त होते हैं। लेकिन यह मानव व्यवहार पर जीन्स के प्रभाव का अदूरदर्शी नज़रिया है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की शक्ति ही इसकी कमजोरी है। जीन्स को आसानी से नहीं बदला जा सकता, जिसका मतलब है कि वे अनुकूल परिस्थितियों में ज़बरदस्त फायदा पहुंचाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में गंभीर नुकसान करते हैं। अगर आप बास्केटबॉल डंक करना चाहते हैं तो 7 फुट लंबे होना बहुत उपयोगी होता है। दूसरी तरफ अगर आप जिम्नास्टिक करना चाहते हैं तो 7 फुट का कद काफ़ी बड़ा बाधा होता है। हमारा परिवेश ही हमारी जीन्स की उपयुक्तता और हमारी नैसर्गिक योग्यताओं की उपयोगिता को तय करता है। जब हमारा परिवेश बदलता है तो सफलता को तय करने वाले गुण भी बदल जाते हैं। यह केवल शारीरिक विशेषताओं के बारे में ही नहीं, बल्कि मानसिक विशेषताओं के बारे में भी सत्य है। अगर आप मुझसे आदतों के और मानव व्यवहार पर बात करें तो मैं चतुर हूँ, लेकिन जब बुनाई, रॉकेट प्रोपल्शन या गिटार के तारों को पर बात की जाए तो मैं ज़्यादा चतुर नहीं हूँ। सक्षमता पृष्ठभूमि पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। किसी भी प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के शिखर पर रहने वाले लोग सिर्फ अच्छी तरह प्रशिक्षित ही नहीं होते, बल्कि वे उस काम के लिए अच्छी तरह उपयुक्त भी होते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच महान बनना चाहते हैं तो ध्यान केंद्रित करने के लिए सही जगह चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संक्षेप में, जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं करते, वे आपके अवसरों के क्षेत्र को तय करते हैं। जैसा चिकित्सक गैबर मेट ने कहा है, जीन्स संभावना दर्शा सकते हैं लेकिन वे पहले से परिणाम तय नहीं करते। जिन क्षेत्रों में आपके आनुवंशिक रूप से सफल होने की ज़्यादा संभावना होती है, उन्हीं क्षेत्रों की आदतें प्राय सबसे ज़्यादा संतुष्टिदायक होती है। कुंजी यह है कि आपके प्रयास उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जो आपको रोमांचित भी करे और आपकी नैसर्गिक योग्यताओं के तालमेल में भी हो। आपको अपनी महत्वाकांक्षा और योग्यता को सामंजस्य में लाना चाहिए। आप यह स्पष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कैसे पता करूं कि संभावनाएं मेरे पक्ष में है? मैं कैसे सही अवसरों और आदतों को पहचानूं? जवाब की तलाश करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने व्यक्तित्व को समझना होगा। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है, इसके बारे में हम कल देखने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों।